यानी ये स्ट्रेस को मेजर नहीं करता। आपको याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या होती है, स्ट्रेस होती है या स्ट्रेन होती है। ठीक, तो जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है वो किसको मेजर कर रहा है, स्ट्रेन को मेजर कर रहा है, ना कि स्ट्रेस को मेजर कर रहा है। स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फार्मूला, तो हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई क्या हो गई, स्ट्रेन हो गई, स्ट्रेन और लोड हो गया। ठीक, अब इस लोड और स्ट्रेन से हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को बनाते हैं। यानी अगर आपको लोड पता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे, स्ट्रेस जो सिग्मा है लोड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पे एरिया को हम कांस्टेंट मानते हैं। एरिया को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। जो इनिशियल एरिया था उसी एरिया को हम लेते हैं, और बाकी जो लोड है आपका, ये जो पी लोड है ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। यानी जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है वो लोड को वेरी कराते जाएगी। एक बार कम है फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। मान लीजिए एक बार 10 किलोमीटर है तो 12, 13, 14 करते जाएगी। उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा, यानी इसका एक्सटेंशन जितना होगा वो मेजर करेगा। अब लोड और स्ट्रेन से हमने जो स्ट्रेस बनाया है, स्ट्रेस को आप वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे और स्ट्रेन को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद माइल्ड स्टील का जो ग्राफ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, पहले इनिशियल पोर्शन में वो क्या है, लीनियर वेरिएंग है। यानी जितना इसका जो स्लोप है वो कितना है, 45 डिग्री का है, लीनियर वेरिएंग का हो रहा है। ठीक, अब यहां तक इस पॉइंट को आप बोलते हो, जो ग्राफ आपको मिला है, यानी जब इस एक्सिस पे आप स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर दिए, इस पे स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर दिए, तो जो ग्राफ मिला, इस ग्राफ में कुछ पॉइंट आपको दिखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है आपका, प्रोपोर्शनल लिमिट। हमने लिखा प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये क्या है, लीनियर वेरिएंग है। यानी कोई भी मेटल हो, जनरली कोई एल्युमिनियम भी ले लोगे तब भी जो जहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट होगा वहां तक ये क्या होते हैं, लीनियर वेरिएंग होते हैं। लेकिन ए से लेके बी तक, ए वाला जो पोर्शन है यानी ए से लेके बी तक, ये क्या होता है, इन लीनियर वेरिएंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट इज डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ द मेटल। यानी माइल्ड स्टील के लिए भी ये क्या होता है, लीनियर वेरिएंग होता है। आपको ध्यान देना है कि ए बी जो पोर्शन यानी ओ से लेके ए तक ये क्या था, स्ट्रेट लाइन था। तो क्या ए से बी तक भी स्ट्रेट लाइन होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। माइल्ड स्टील के केस में होता है। अगर ये माइल्ड स्टील के केस में अगर होता है तो क्या होगा कि जो ए और बी पॉइंट है वो माइल्ड स्टील के केस में दोनों एक ही होते हैं, डिफर नहीं होते हैं। दोनों एक क्या होते हैं, एक ही होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए कहा जाता है, जब आपको आगे हुक्स लॉ पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे ही हम थोड़ा बहुत बता देते हैं कि आप देखोगे कि हुक्स लॉ कहता क्या है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। बी वाले को हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो कह क्या रहे हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट। तो आप क्या सही होगा बताइए। नहीं, ये कह रहे हैं कि हुक्स लॉ जो वैलिड होता है इलास्टिक लिमिट तक होता है। ठीक, अगर क्वेश्चंस में लिखा हो कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, वो तब सही है जब वो आपका जो मेटल है वो क्या हो, माइल्ड स्टील हो। क्योंकि माइल्ड स्टील के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों क्या होता है, एक ही होता है। अदरवाइज जो हुक्स लॉ है यानी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के लिए वो कहाँ तक वैलिड होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही होता है। ये जो आप देख रहे हो ए तक, तो यहाँ तक ही क्या होता है, वैलिड होता है। कौन सा, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। लेकिन यहाँ तक वैलिड कब हो सकता है, इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील। तो हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये बी हो गया, इलास्टिक लिमिट हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो एक्सटेंशन कर रहे थे, यानी इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से जो इस पे आप लोडिंग लगा रहे थे, लोडिंग के कारण जो एक्सटेंशन हो रहा था
उसको आप रीगेन कर सकते हो। उसको क्या किया जा सकता है, रिकवरेबल हो सकता है या रीगेन किया जा सकता है उसके शेप और साइज को अप टू बी तक, यानी इलास्टिक लिमिट तक अगर आपने लोडिंग की है तब आप उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेस को जैसे आप हटाओगे वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक, लेकिन सपोज कीजिए कि आप उससे ज़्यादा लोडिंग लगा दिए, यानी स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ा दिए, तो एक ऊपर होता है, ऊपर वाले सी को हम क्या कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, अपर यील्ड पॉइंट कहा जाता है, और जो नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपर यील्ड पॉइंट है और जो लोअर यील्ड पॉइंट है, इस लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ही जो आपका माइल्ड स्टील है, इसी को आप सिग्मा वाई बोलते हो, यानी यील्ड स्ट्रेस ऑफ या यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोला जाता है। ठीक, अपर वाला थोड़ा सा ज्यादा होगा, लोअर वाला थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या करते हैं, सेफर साइज में लेते हैं, सेफ साइड में लेते हैं, तो हमको जो यील्ड लेना पड़ता है वो कितना लेना पड़ता है, सिग्मा वाई, यानी लोअर साइड में लेते हैं, अपर साइड में हम नहीं लेते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पर जो C से C' आया है, यानी ये जो ग्राफ में फ्लक्चुएशन आप देख रहे हो, ये किस रीजन से है, तो क्या होता है, जो माइल्ड स्टील है या कोई भी स्टील है उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक, तो कार्बन के एटम की जो स्लीपिंग होती है, यानी स्लीपिंग ऑफ द कार्बन एटम के कारण क्या होता है, C से C' आता है। यानी ये अगर आप यहाँ लिखना चाहें C to C' ये किस रीजन से होता है, स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम, स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। अब ये जो यील्डिंग जब हो रही थी, यानी यहां तक जो यील्ड पॉइंट था, यहां तक ये जो स्ट्रेन है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेन अप टू यील्ड, यील्डिंग होते टाइम जो स्ट्रेन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, तो बताइए कितनी हो जाएगी। ये परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो 0.12% होगा। कहाँ तक, जहां पे यील्डिंग हो रही है वहां तक स्ट्रेन 0.12% होगा। ठीक, अभी हम बात करेंगे कि जहां तक हार्डनिंग जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां क्या होगा, उसके बारे में बात भी करेंगे। अब देखते हैं, यानी सी पॉइंट तक आपको हमने समझा दिया। अब हम बात करते हैं डी तक। ये जो सी डी रीजन होता है, इसी को आप यील्ड प्लेटिव भी कहते हो या प्लास्टिक रीजन भी कहा जाता है। यील्ड प्लेटिव या प्लास्टिक रीजन भी कहा जा सकता है। यानी अब हो क्या रहा है कि लोड आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेन एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, सीडी को यील्ड प्लेटिव भी बोल दिए या फिर प्लास्टिक रीजन भी बोल देते हैं। अब यहां से लेके यहां तक का जो रीजन होता है, अब फिर से आप स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हो, तो स्ट्रेस अगर आप फिर से इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। यानी अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग होगा। यानी इसके बाद, इस पॉइंट के बाद क्या आएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाएगा। स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगती है। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है अल्टीमेट पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है, अल्टीमेट पॉइंट लिखा है। या स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद जो अल्टीमेट पॉइंट आया हुआ है वो देखिए क्या है, जैसे अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो जो यील्ड यहाँ पे आया सिग्मा वाई वो लगभग 250 MPa होता है। कितना होता है, 250 MPa। लेकिन जो यील्ड पॉइंट होता है उसके लिए जो सिग्मा यू आती है वो 350 MPa होती है, 350 MPa होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ तक जो प्लास्टिक रीजन था, यहाँ तक जो स्ट्रेन होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो इलास्टिक रीजन तक जो स्ट्रेन था 0.12% था, इसका नियर अबाउट 10 टाइम्स हो जाता है। तो ये होता है 1.5% के आसपास यहाँ तक। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्लास्टिक फ्लो होती है वहाँ तक जो स्ट्रेन होती है 1.5 होती है। और अगर आप फाइनल देखोगे, फ्रैक्चर तक देखोगे, कहाँ तक देखना है आपको, अब फ्रैक्चर तक देखोगे तब जो स्ट्रेन होती है लगभग 20 to 30% हो जाती है अप टू फ्रैक्चर। ठीक, और बाकी इस रीजन को आप सॉफ्टनिंग रीजन बोलते हो। ठीक, नेकिंग रीजन या सॉफ्टनिंग रीजन दोनों एक ही होता है। कोई डाउट इसमें, देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो बताइए।
एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने जो डायग्राम बताया स्ट्रेंथ और स्ट्रेन का जो ग्राफ बताया, सबसे पहले हमने उसमें देखा कि जो टेस्टिंग की जाती है यानी जो स्पेसिमेन लिया जाता है वो कैसा होता है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, उसका गेज लेंथ कितना होना चाहिए। जो एल नॉट होता है उसको गेज लेंथ बोला हमने। तो गेज लेंथ आपने देखा कि जो एल नॉट होता है वो 5.65 रूट ऑफ ए होता है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का रूट लेते हैं, ठीक। या फिर जो रेशियो है इसका एल नॉट बाई डी नॉट का जो रेशियो कितना होना चाहिए 4। अगर 2 इंच आप एल नॉट ले रहे हो, गेज लेंथ ले रहे हो, तो डायमीटर उसका कितना होना चाहिए 0.5 इंच होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से जब टेस्टिंग किया हमने, तो हमने क्या मेजर किया, लोड और स्ट्रेन मेजर किया। लोड और स्ट्रेन मेजर करके उसके करस्पॉन्डिंग हमने स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। और एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने के बाद हमने देखा कि डिफरेंट स्ट्रेन पे कुछ पॉइंट है। जैसे यहाँ पे यील्डिंग जब होती है तो वहाँ पे जो स्ट्रेन है जो आपको याद रखना है वो 0.12% होता है या फिर 0.0012 होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक। और जहाँ पर हार्डनिंग स्टार्ट होती है यानी प्लास्टिक रीजन में जो स्ट्रेन होता है 1.5% होता है। अगर ओवरऑल स्ट्रेन की बात करें हम, तो फ्रैक्चर होने से पहले जो स्ट्रेन होती है यानी माइल्ड स्ट्रेन में जो स्ट्रेन होता है नियर अबाउट 20 to 30% स्ट्रेन होता है। यानी सपोज कीजिए कि अगर 10 mm का 10 सेंटीमीटर की कोई एक एल नॉट है यानी गेज लेंथ आपने 10 सेंटीमीटर का लिया था, तो फाइनल जो डिफ्लेक्शन होगा यानी एलोंगेशन जो हो जाएगा नियर अबाउट 12 से 13 सेंटीमीटर उसका फाइनल लेंथ हो जाएगा। कब? जब वो ब्रेक कर जाएगा यानी फ्रैक्चर होने से पहले। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। हमने आपको बताया ए क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, बी जो आपका इलास्टिक लिमिट है, और ए क्या है, यील्डिंग है। यानी यील्डिंग सी अपर यील्ड पॉइंट होता है, सी डैश क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट हो गया। तो इसमें हमने बताया कि प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट ये दोनों क्या होते हैं, माइल्ड स्टील के लिए सेम होते हैं, अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं, ठीक। तो इसलिए कहा जाता है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट। अगर वो माइल्ड स्टील है तो दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो चाहे आप प्रोपोर्शनल लिमिट कह लो चाहे आप इलास्टिक लिमिट कह लो। लेकिन हुक्स लॉ जो होता है आगे हम बताएंगे कि हुक्स लॉ वैलिड कहाँ तक होता है किसी भी मटेरियल के लिए। अगर एल्युमिनियम की बात करोगे, आप कास्ट आयरन की बात करोगे, तो कहाँ तक वैलिड होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। लेकिन माइल्ड स्टील के केस में इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, ठीक। इसके बाद हमने बताया कि यील्डिंग पर जो लोअर यील्ड पॉइंट है उसी के करस्पॉन्डिंग आप स्ट्रेंथ लेते हो, या इसी को वर्किंग स्ट्रेस भी कहा जाता है। यानी 250 MPa में आप उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दोगे तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वर्किंग स्ट्रेंथ भी हो जाएगी, ठीक, माइल्ड स्टील की। इसके बाद एक स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है, फिर क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट होता है, अल्टीमेट पॉइंट। उस पे जो है सिग्मा यू की वैल्यू होती है माइल्ड स्टील के लिए 350 MPa होती है। फिर आपकी सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाती है, मेकिंग, उसके बाद क्या जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट हो जाता है, ठीक। यहाँ पे एक वर्ड हमने लिखा है, देखिए इसको हमने लिखा है मॉडुलस। जो ई लिखा है इसी स्लोप को यानी वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस का जो स्लोप है जिसको हमने ई लिखा है, इसी को आप बोलते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है, इलास्टिसिटी, ठीक। अब यहाँ से कुछ चीजें आप सीखोगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिए क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई जो स्टील का है, एल्युमिनियम का जो ई होता है, ई ऑफ एल्युमिनियम इस यानी 3 टाइम्स होता है। स्टील जो होता है 1/3 ऑफ, सॉरी इसको ऐसे लिख लीजिए 3 टाइम्स ऑफ ई ऑफ एल्युमिनियम, ठीक। यानी जो स्टील है इसका 200 GPa होता है, गीगा पास्कल। हमने बताया था कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm² होती है, या मेगा पास्कल, या फिर आप GPa भी लिख सकते हो, गीगा पास्कल लिख सकते हो, ठीक। तो एल्युमिनियम की जो स्ट्रेंथ होती है वो नियर अबाउट 70 GPa होती है। ऐसे जो ई ऑफ स्टील है और ई ऑफ जो कास्ट आयरन होता है उसका जो रेशियो होता है
टू के रेशियो में होता है, यानी वो जो रेशियो आप जब देखोगे वो कास्ट आयरन, यानी ई ऑफ कास्ट आयरन जो होगा 2 टाइम्स ऑफ कास्ट आयरन होता है। ठीक, अब जो कास्ट आयरन होता है इसका होता है लगभग 100 MPa होता है, 100 GPa होता है, 100 GPa हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ पॉइंट हैं, जैसे यहां पर जो आप यील्ड प्लेट्यू देख रहे थे, अगर इस यील्ड प्लेट्यू को आपको रिमूव करना है, ठीक, यानी हटाना है, आप क्या चाहोगे, इसकी जो स्ट्रेंथ थी यहाँ तक थी, यानी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आ रही थी वो सिग्मा जो वाई आ रहा था 250 MPa आ रहा था, और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आ रहा था 350 MPa आ रहा था, सिग्मा अल्टीमेट जो आ रहा था। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि आपसे एक पूछा जाता है कि यील्ड प्लेट्यू कैसे रिमूव किया जा सकता है, हाउ वी कैन रिमूव यील्ड प्लेट्यू इन माइल्ड स्टील। तो इस यील्ड प्लेट्यू को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ता है कि आप क्या करिए कि इस स्टील को सबसे पहले हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इसका मान लीजिए कि आप जो हीट कर रहे थे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज जब आप करते गए तो सपोज कीजिए कि ये जो टेम्परेचर है T0, ये क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यानी ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अगर मान लिया हमने क्या है T0, ये बाउंड्री लाइन बना दिया, नीचे से आप क्या कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है एक रेफरेंस लाइन है, अगर उसके नीचे जो वर्किंग की जाती है उसको आप कोल्ड वर्किंग बोलते हो। क्या बोलते हो, कोल्ड वर्किंग बोला जाता है। और इसके ऊपर अगर आप वर्क करते हो उस माइल्ड स्टील पे तो उसको हम बोलते हैं हॉट वर्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉट वर्किंग बोलते हैं। ठीक, यानी आपको समझ में आ गया कि कोल्ड वर्किंग क्या है और हॉट वर्किंग क्या होती है। ठीक, तो कोल्ड वर्किंग यानी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे क्या होगा, उसके बाद उसमें उसके जो क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर हैं वो क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक, तो उस टेम्परेचर आने से पहले अगर आप क्या कर दीजिए कि उसको लोडिंग कर देते हैं उस पर। ठीक, यानी जितना था 250 MPa से ज़्यादा जब आप लोड लगा दोगे तो ये यील्ड प्लेट्यू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है। ठीक, रिमूव होने के बाद अब जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, यानी जो इसका ग्राफ दिखेगा, यानी फाइनल ग्राफ, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, अब कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक, इस तरह से दिखता है। अब इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो यील्ड पॉइंट है उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो कि 0.2% यानी 0.2% के करस्पॉन्डिंग इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ करते हो, ऐसे ड्रॉ करते जाइए। मान लीजिए यहाँ पॉइंट आ गया। अब इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिग्मा प्रूफ बोलते हैं, यानी प्रूफ स्ट्रेस बोला जाता है। इसी स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। कुछ जैसे यील्ड प्लेट्यू आपने रिमूव कर दिया, ऐसे कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं, जैसे एल्युमिनियम की बात कर लें या कास्ट आयरन की बात कर लें या HYSD की बात कर लें, तो वो सब क्या होते हैं, उसमें यील्डिंग तो होती नहीं है। तो उनका स्ट्रेस कैसे निकाला जाए, यानी यील्ड पॉइंट कैसे निकाला जाए, तो हम क्या करते हैं 0.2%
0.2% के करस्पॉन्डिंग हम एक क्या करते हैं, इनिशियल पोर्शन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और ग्राफ पे जहाँ पर पॉइंट कट करता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं वाई एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आता है वही उसका क्या कहलाता है, प्रूफ स्ट्रेस कहलाता है। ठीक, प्रूफ स्ट्रेस कहलाता है। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा तीन ग्राफ हमने बनाया है, एक आपका इस तरह से है, ठीक, और एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर दी है, एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर दी है। ठीक, एक ऐसे ड्रा कर दी है, एक ऐसे और एक ऐसे ड्रा कर दी है। यहाँ पे कुछ लाइन आपको दिखेगा, मिटा दीजिए। अब देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ ग्राफ बने हैं, ए बी सी एम एन पी। ठीक, अब होता क्या है कि वाई एक्सिस पे जो स्ट्रेस आप रिप्रेजेंट करते हो और यहाँ पे स्ट्रेन रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसकी जो स्लोप है उसी को क्या बोलते हैं, ई को बताता है। और किसको बताता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई को रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसकी जितना ज्यादा इलास्टिसिटी उसका वाई एक्सिस के उतना वो क्लोज होगा। ठीक, वाई एक्सिस को क्या होगा, क्लोज होगा। जैसे हमने बताया कि माइल्ड स्टील क्या होता है, वो 200 GPa होता है, तो ए आपका क्या होता है, जो ए वाले पोर्शन है ये आपका माइल्ड स्टील है, ये क्या है, माइल्ड स्टील होता है। उसके बाद 100 MPa किसका होता है, या 100 GPa जो आपने देखा था, वो ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ होगा ये कास्ट आयरन का होता है, ये किसका है, कास्ट आयरन का हो जाएगा। और ये जो होता है आपका, ये किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। ठीक, अब तीन तो आपको समझ में आ गए कि जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा वो वाई एक्सिस के उतना पास। तो माइल्ड जो ई होता है, ई ऑफ माइल्ड स्टील वो सबसे ज्यादा, उसके बाद ई ऑफ एल्युमिनियम, सॉरी ई ऑफ कास्ट आयरन, उसके बाद ई ऑफ क्या, एल्युमिनियम। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और बने हुए हैं, जैसे यम और यन, इनमें देखिए एक क्या है और एक क्या है। यदि हम बात करें, एक कंक्रीट है और एक कॉर्क है, एक कंक्रीट है और एक क्या है, कॉर्क है। और एक पहला जो है वो किसका होता है, रबर का होता है, रबर का होता है। और ये जो है आपका कंक्रीट का होता है, कंक्रीट का। और ये किसका होता है, कॉर्क का होता है। ठीक, यानी कॉर्क की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, कंक्रीट से ज्यादा होती है, और कंक्रीट की किससे ज्यादा होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रबर की ज्यादा होती है। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेटर देन ई ऑफ कॉर्क, ग्रेटर देन ई ऑफ कंक्रीट, ई ऑफ कंक्रीट ग्रेटर देन ई ऑफ रबर, ई ऑफ रबर। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, आगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो रबर है, रबर आपका ब्रिटल होता है या डक्टाइल होता है, रबर आपका क्या होता है, ब्रिटल होता है या डक्टाइल होता है। इसके बारे में आपको बताना है, सोच के बताना है कि क्या होगा ये।
तो अभी हम देखेंगे, यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगा या अभी कुछ देर बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे जो मटेरियल है आपके, उस मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा कि डक्टाइल मेटल क्या होता है, ब्रिटल मेटल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी इलास्टिसिटी क्या होती है, इसका भी नाम सुना होगा आपने। रेजिलेंस क्या होता है और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, इन दोनों में रिलेशंस क्या है, फटीग क्या होता है या इंडोरेंस लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ठीक, तो मिलते हैं। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, यानी इसमें कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक।